1271 में मार्को पोलो एक वेनेटियन मर्चेंट इंडिया आए थे। वो जब वापस वेनिस पहुंचे तब उन्होंने वहाँ के लोगों को इंडिया की रिचनेस और शान शौकत के बारे में बताया, पर उनकी बातों पर किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। इकोनॉमिक हिस्टोरियन एंगस मैडिसन कहते हैं कि 10th सेंचुरी के अराउंड इंडिया और चाइना मिलकर दुनिया की 50% की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते थे, पर फिर कुछ सेंचुरीज के बाद ही Meanwhile, India's food problems continue to create widespread concern. Touring the famine areas, members of an unofficial American mission see for themselves the everyday conditions of life in southern India. तो एंशिएंट इंडिया इतना रिच क्यों था और ऐसा क्या हुआ जिससे इंडिया अपनी पोजीशन मेंटेन नहीं कर पाया? पहले से लेकर आज तक एग्रीकल्चर इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और ज़्यादातर लोगों के लिए सोर्स ऑफ इनकम रहा है। वो इसलिए क्योंकि इंडिया के पास डेफिनेट सीजन्स थे, विंटर, समर और फिर ऑफकोर्स मानसून, जो हर देश में नहीं था। कहीं पर बहुत स्नो रहती तो कहीं गर्मी। इंडिया में नॉर्थ में ठंड रहती है, वेस्ट में गर्मी और कहीं लश ग्रीन जंगल्स। स्ट्रेटेजिकली भी इंडिया की पोजीशन बहुत सही है। इंडिया डायरेक्टली इंडियन ओशन के कॉन्टैक्ट में आता है और ये उन्हें मिडल ईस्ट और बाकी दुनिया से कनेक्ट करता है, जो ट्रेड में हेल्प करता है। इंडिया को जोग्राफिकली ही नहीं बल्कि कई सारे रिसोर्सेज के कारण भी एडवांटेज था। जैसे इंडिया में काफ़ी कीमती जेम्स जैसे एमरल्ड, सैफायर और डायमंड की खदानें थी। इनफैक्ट 1896 तक पूरी दुनिया में इंडिया अकेला डायमंड का मेजर सोर्स था। भारत के कॉटन की क्वालिटी तो पूरी दुनिया में फेमस थी, और ये बात तो सभी जानते हैं कि जितनी वैरायटी ऑफ स्पाइसेस इंडिया में है उतनी किसी भी देश में नहीं है। तो इन सभी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट इंडिया पूरी दुनिया में करता था, और इसके मेन खरीदार थे पोर्चुगीज़, डच, यूरोपियंस और मिडल ईस्ट की कंट्रीज़। वो इन चीज़ों को खरीद कर उसके बदले में गोल्ड या सिल्वर देते थे, क्योंकि इंडिया सिर्फ इसी चीज़ की डिमांड करता था, और इसलिए हमें सोने की चिड़िया भी बुलाया जाता था। रिसर्च और डेवलपमेंट ऐसी चीज़ है जिसे मॉडर्न टाइम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन एंशिएंट इंडिया ये चीज़ बहुत पहले से करते आ रहा है। एग्जाम्पल है तो भारत कॉइनेज सिस्टम यूज़ करने वाली शुरुआती कंट्रीज़ में से एक था। इवन जिंक भारत में 4th सेंचुरी के आसपास डिस्कवर हो चुका था। हेल्थ वाइज देखें तो इंडिया के आयुर्वेद सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुका था। और जैसा कि बहुत लोग जानते हैं, प्लास्टिक सर्जरी एक इंडियन सर्जन सुश्रुत ने 6th सेंचुरी BCE में ही इंडिया में इन्वेंट कर ली थी। एक देश तभी डेवलप हो सकता है जब उनका सोशल सिस्टम बहुत अच्छा हो, जो इंडिया का एक्चुअली था। हम सभी जानते हैं कि इंडिया में इनहेरिटेड प्रोफेशन का सिस्टम था, मतलब एक फैमिली की हर जनरेशन एक ही काम करती थी। वो उस प्रोफेशन में परफेक्टली ट्रेंड होते थे, जिससे सिटी में एक परफेक्ट प्रोफेशनल सिस्टम बन चुका था। इंडियन बैंकिंग सिस्टम भी काफ़ी डेवलप था, जहाँ मर्चेंट्स, ब्रोकर्स और फाइनेंशियल एजेंट्स हुआ करते थे। इसे हर किसी के पास सही प्रोफेशन थे जो वहाँ की इकोनॉमी को स्टेबल बना देता था। पर फिर कुछ ऐसा होने लगा जिससे भारत अपनी पोजीशन खो रहा था। तो क्या हुआ जिससे इंडिया हमेशा डेवलप न रह पाया? वॉट एक्चुअली वेंट रॉन्ग? 18th सेंचुरी में पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था, पर इंडिया के पास हमेशा से ही एक बड़ी पॉपुलेशन रही है, जिस कारण यहाँ चीप लेबर भी अवेलेबल था, और इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन करना इंडिया के लिए सेंस नहीं बनाता था। पर पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत फास्ट पेस से हो रहा था। भारत के बहुत से राजा जब तलवारों से लड़ रहे थे, तब यूरोप में गन्स का यूज़ किया जा रहा था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कुछ ऐसा था जो यूरोप ने सही किया और शायद हमने गलत। एक और गलती जो भारत ने की वो ये थी कि हम में यूनिटी नहीं थी। जब ब्रिटिशर्स ने भारत पर राज करने का सोचा, तब इंडिया में वो यूनिटी नहीं थी जो शायद मॉडर्न किंगडम के वक्त थी। इंडिया अलग अलग किंगडम्स में डिवाइड हो चुका था, और इस चीज़ ने ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया को रूल करना बहुत ज़्यादा आसान बना दिया। फिर ब्रिटिशर्स ने कई सारी गलत पॉलिसीज़ भी लाई, जिससे इंडिया का काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि ब्रिटिश के लिए इंडिया सिर्फ एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू था हमारे रिसोर्सेज के कारण। इंडिया को एज ए कंट्री डेवलप करने में उनका कभी कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। इसलिए उन्होंने किसानों पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए, इंडिया के पुराने एजुकेशन सिस्टम को हटा दिया और एजुकेशन सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन किया जिससे उनका फ़ायदा हो सके। ब्रिटिशर्स ने कई गलत डिसीजंस भी लिए, जैसे सूरत का ट्रेड पोर्ट कैलकाटा और मुंबई में शिफ्ट किया, जिससे सूरत के लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। पर हमने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना है कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की है। पर कैसे इंडिया अपने आप को फिर से डेवलप बना सकता है? कैसे इंडिया फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है? पहले हमारे पास रिसोर्सेज थे और ये हमारे डेवलप्ड होने का बहुत बड़ा रीज़न था, पर आज के टाइम पर भी हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, और वो है ह्यूमन रिसोर्स या हमारी पॉपुलेशन। इंडिया को अपनी पॉपुलेशन को सही तरह से डेवलप करना पड़ेगा, एजुकेशन, हेल्थ केयर और माइंडसेट के थ्रू, और उन्हें सही ढंग से यूज़ करना पड़ेगा। इंडिया की मेन प्रॉब्लम ग्रास रूट्स पर ही शुरू होती है, जो है एजुकेशन सिस्टम, जो नॉलेज पर अपना एम नहीं रखता है। सत्य नडेला, सुंदर पिचाई, अरविंद कृष्णा, ये सभी वर्ल्ड की टॉप कंपनीज के CEOs है, पर इनमें से कोई भी कंपनी इंडियन नहीं है।
कई इंडियंस ने अमेरिका को डेवलप्ड नेशन बनाया है क्योंकि उन्हें इंडिया में वो चीज़ नहीं मिली जो वो डिज़र्व करते थे। एक्चुअली हमें भी एज ए सिटीज़न रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि हम अपना काम ईमानदारी से करें, अपनी स्किल्स अपग्रेड करें टू मेक इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री अगेन।